स्टार्ट हो गया। Hello everyone. Good morning. This is Dr. Maurya. Welcome back to program Fundamentals of English Grammar. दोस्तों हम आपको वर्ब्स बता रहे थे और कल हमने बताया था कि ट्रांजिटरी और इनट्रांजिटरी वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है, और इसके बाद हमने ये भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। हमने एक उदाहरण दिया था कि इज, आर या हैव किस तरह से फंक्शन करता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है सहायक क्रिया। तो ये सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो मुख्य क्रिया को हेल्प करती हैं। एक तो जब वो मुख्य क्रिया को हेल्प करती हैं तो वो अपना अस्तित्व खो देती हैं। जैसे हमने बताया था कि दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। तो यहाँ पर हैव जो है वो डन को या डू को जो मेन वर्ब है उसको हेल्प कर रहा है। और किस लिए हेल्प कर रहा है कि एक टेंस देने के लिए और मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए उसको हेल्प कर रहा है। और हैव का अपना मतलब जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हैव का क्या मतलब होता है? हैव मतलब पोजीशन, रखना, उसका मतलब ख़त्म हो गया, वो टेंस को के रूप में आ गया है, तो उसको बोलते हैं सहायक क्रिया। इस तरह से सहायक क्रिया में हमने बताया था इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बी, बीइंग, ये सब जो है ये सहायक क्रिया हैं। इसके बाद हैज़, हैव, डू, डज, डिड, ये सब सहायक क्रियाएँ हैं। फिर इसके बाद शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट और नीड, डेयर, ये सब हैं। इसमें से दो तीन इनको कई नाम से जाना जाता है इन सहायक क्रियाओं को। जैसे हमने देखा है इनको एनोमेलस वर्ब्स के नाम से जाना जाता है, स्पेशल वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। तो एनोमेलस क्या कहते हैं? एनोमेलस का मतलब होता है जिसमें नॉट फॉर्म जो है बैठ जाए, इससे क्वेश्चन फॉर्म करे। तो इस तरह के हैं। जैसे अब आप देखे होंगे कि कैन प्लस नॉट, कांट, कुड प्लस नॉट, कुडंट, शुड प्लस नॉट, शुडंट, डू प्लस नॉट, डोंट, डर। तो ये इस तरह से शैल प्लस नॉट, शांट। तो इस तरह का कंट्रैक्शन जो है जिसमें बैठता है उसको बोलते हैं एनोमेलस वर्ब्स। तो इसको एनोमेलस वर्ब भी बोलते हैं। और इसको डिफेक्टिव वर्ब बोलते हैं क्योंकि ये कुछ वर्ब्स होते हैं जो सारे मूड और टेंसेस को फॉर्म नहीं कर सकते, जिनकी वजह से सारे टेंस बन नहीं सकते और सारे मूड्स भी नहीं बन सकते। और मॉडल ऑक्सिलरीज इसलिए कहते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग, मतलब एक तो इनका एक ये जो ऑक्सिलरी है ये कई अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो आजकल इनका मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है क्योंकि इसमें मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। तो इसलिए इनको मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। डिफेक्टिव वर्ड्स कहते हैं कि सारे मूड्स को नहीं फॉर्म कर पाता, जैसे शैल, विल, कैन, मस्ट, कैन, मे, मस्ट, ये डिफेक्टिव वर्ड्स कहलाते हैं। तो हम अब एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसे डिफेक्टिव वर्ड्स हैं या कैसे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो हम पहले देखेंगे शैल और विल को। शैल, विल आज कुछ इस तरह के देखेंगे। शैल, विल, कैन, कुड। तो हम पहले शुरू करते हैं
शैल और विल। तो देखते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे कि शैल और विल ये दो भविष्य बतलाने वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, भविष्य बतलाते हैं, फ्यूचर। जैसे फ्यूचर टेंस में हमने देखा कि आई शैल गो, वी शैल डू दिस वर्क। तो इसमें सबसे पहला रूल ये है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ जो है शैल का प्रयोग होता है, फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड और थर्ड के साथ जो है ये सेकेंड थर्ड के साथ जो है विल का प्रयोग होता है। तो अगर सेकेंड थर्ड के साथ विल का प्रयोग हुआ और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया तो उसको मानते हैं कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर मतलब भविष्य बताता है। जैसे मैं अगले साल 30 साल का होऊंगा, मैं अगले साल 30 वर्ष का होऊंगा। आई शैल बी 30 नेक्स्ट ईयर। अगले साल मैं 30 साल का होऊंगा तो आई शैल बी 30 नेक्स्ट ईयर। और जैसे हम कहें कि हम लोग अब कब मिलेंगे, हम लोग अब कब फिर मिलेंगे, तो व्हेन शैल वी मीट अगेन, यह भी फ्यूचर टेंस बतलाता है। टुमारो विल बी हॉलीडे, ये भी कल जो है छुट्टी होगा, ये भी जो है क्या बताता है, फ्यूचर बतलाता है। लेकिन जब ये क्रम बिगड़ जाए, ये क्रम बिगड़ जाए का मतलब होता है कि सेकंड थर्ड जो है ये शैल का प्रयोग इसके साथ करें और इसके साथ विल का प्रयोग करें, तब उसके मतलब कुछ और निकलते हैं, तब उसके मतलब और निकलते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करें और सेकेंड थर्ड के साथ शैल का प्रयोग करें तो उसका मतलब कुछ दूसरा निकलता है। तो हम देखते हैं कि क्या अर्थ निकलता है, इसको हम देखेंगे। तो अगर ही के साथ और यू के साथ शैल का प्रयोग होता है तो कमांड का प्रयोग होता है। कमांड का मतलब होता है जैसे ही शैल नॉट टॉक टू मी। अब इसको कहें ही शैल नॉट टॉक टू मी, इसका क्या मतलब हुआ, वो मुझसे बात नहीं करेगा। मतलब ये मेरा कमांड है कि वो मुझसे बात नहीं करेगा। ही शैल नॉट टॉक टू मी, ही शैल नॉट टॉक टू मी। यू शैल नॉट इंटर माई रूम, तुम अब से मेरे रूम में नहीं घुसोगे। ये कमांड का बोझ होता है, समझ में आया मेरे कहने का मतलब कि ये यूजुअल जो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे हम ये जानते हैं, हम पढ़ाया भी गया है स्कूल में कि आई के और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है और यू ही दे के साथ विल का प्रयोग होता है। जब ये सामान्य स्थिति में है तब जो है हम इससे फ्यूचर का बोध पाते हैं। जैसे मैं 20 साल का होऊंगा, आई शैल बी 30 नेक्स्ट वीक, ऐसे करके जो अभी बताया। लेकिन जब ही के साथ शैल का प्रयोग किया, अभी सेकेंड थर्ड में क्या आएगा, ही आएगा नहीं, ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन में है और यू जो है सेकेंड पर्सन में। ये और फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी। तो आई और वी के साथ जब फर्स्ट पर्सन में प्रयोग होता है तो कोई फ्यूचर का टेंस बोध होता है और सेकेंड थर्ड का
जब प्रयोग विल के साथ होता है तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन जब ये ऐसा नहीं होता, ही के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तब उसमें कमांड का बोध होता है। और क्या क्या बोध होता है कमांड के साथ? अब हमको देखना है कि हाँ, कमांड का। अब प्रॉमिस का अगर प्रॉमिस मतलब होता है वादा। तो जैसे हम कहें कि आफ्टर दिस यू शैल गेट दिस पेन, इसके बाद यू शैल गेट दिस पेन, मेरा वादा है कि आपको ये कलम मिलेगी। तो इफ़ यू से दैट यू शैल गेट, इसका मतलब आपको आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू समथिंग। तो यू के साथ अगर शैल का प्रयोग करो तो इसका मतलब हुआ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का भी बोध होता है। और क्या बोध होता है? थ्रेट का। यू शैल रिपेंट ऑन इट, तुमको इस पर पछतावा होगा। आई थ्रेट यू मतलब कि मैं तुमको चेतावनी देता हूँ कि यू शैल बी रिपेंटेंट ऑफ इट, तुमको इसका पछतावा होगा। तो हम देखते हैं कि जब इसका क्रम बदल गया तो इसका अर्थ दूसरा निकलने लगा। तो जब दूसरा निकलने लगा तब क्या हो गया? इसका मतलब है कि शैल और विल का के कई अर्थ होते हैं। तो इसको बोलते हैं मॉडल MODAL। मॉडल मतलब होता है ऐसे वर्ब जो इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एक तो फ्यूचर का मतलब निकला ही, इसके बाद जो है इसमें थ्रेट का हो गया और इसमें प्रॉमिस का हो गया। तो इस तरह से। और इन्फिनिटिव को भी लिए रहता है। इन्फिनिटिव जो होता है उसके लिए भी होता है। जैसे अगर कहें ही शैल गो, तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव लिए रहता है। ये तीसरा मतलब हो गया। ही शैल गो का मतलब हो गया ये शैल जो है यहाँ शैल गो इन्फिनिटिव, इसका मतलब हुआ ही इज इंटेंडेड टू गो। ही शैल गो मतलब ही इंटेंड्स टू गो, उसका इरादा है वो हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ ये टू गो है, लेकिन इसमें गो ही लिखा जाता है। तो ये इन्फिनेटिव भी छिपाए रहता है। तो इस तरह से। हाँ, अच्छा, अब देखिए दूसरा प्रयोग देखिए। शैल का प्रयोग जो है इस अर्थ में भी होता है, सामने वाले की इच्छा को रिस्पेक्ट देने के लिए भी होता है। सामने वाले की इच्छा को रिस्पेक्ट देने के लिए भी शैल का प्रयोग होता है। जैसे अगर कहें शैल आई ब्रिंग अ चेयर फॉर यू सर, शैल आई ब्रिंग ए चेयर फॉर यू। Shall I bring a chair for you, sir? तो shall I bring a chair for you का मतलब होता है सर आपके लिए कुर्सी लाऊं, सर आपके लिए कुर्सी लाऊं। तो अब देखिए यहाँ पर shall का मतलब जो है ये फ्यूचर का नहीं है, फ्यूचर का नहीं, रिक्वेस्ट का है। और सामने वाले की इच्छा को रिस्पेक्ट देना है, सामने वाले की इच्छा को रिस्पेक्ट देना है। जैसे कहेंगे विच पेन शैल आई बाय, विच पेन शैल आई बाय।
कलम खरीदूं, मैं कौन सा कलम खरीदूं, ये किसी के सामने आप कर, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं उसकी इच्छा से कोई कलम खरीदूं, या आप चाहते हैं कि उसकी इंटरफेरेंस, उसकी इच्छा का इंटरफेरेंस हो। तो इसका मतलब है कि उपस्थिति, इसका मतलब है कि दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हुए जब कोई चीज़ होता है तो शैल का प्रयोग होता है। जैसे शैल आई ब्रिंग कॉफ़ी फॉर यू सर, शैल आई ब्रिंग कॉफ़ी फॉर यू नाउ, शैल द वेटर सर्व कॉफ़ी, शैल द वेटर सर्व कॉफ़ी, ऐसे करके। अच्छा, अब जहाँ ड्यूटी का फ्यूचर टेंस में जहाँ ड्यूटी का बोध हो तो शैल जो है शुड में बदल जाता है। शैल जो है ये शुड में बदल जाता है जहाँ ड्यूटी का बोध होता है। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, जहाँ कर्तव्य का बोध होता है वहाँ शैल जो है शुड में बदल जाता है। तो हैंस द फोर्स ऑफ, जैसे देखें आई शुड डू, आई शैल डू की जगह अगर आप लिखोगे आई शुड डू, दैट विल बी गुड। इट इज़ माई ड्यूटी टू डू, देखिए तो अब इसका आई शैल डू और आई शुड डू का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब हो गया इट इज माई ड्यूटी टू डू। आप इसको आप पा रहे हैं, अगर आप इसका अर्थ समझ रहे हैं तो आप ट्रैक पर हैं। देखिए आई शैल डू, अगर मैं लिखूँ आई शैल डू और लिखूँ आई शुड डू, तो आई शैल डू का मतलब हमें अपना काम जो है करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, तो इसमें बाध्यता होती है। और शुड में भी वही चीज़ कहता है इट इज़ माई ड्यूटी टू डू, आई शुड डू। तो यहाँ पर जो है शैल जो है शुड का भी मीनिंग निकालता है, और शैल जो है शुड का ही मीनिंग निकालता है। जब ड्यूटी का बोध होता है तो शैल की जगह शुड प्रयोग करें तो बेटर होता है। जैसे आई शैल डू की जगह कहते हैं आई शुड डू, दैट इज़ बेटर, और वही अर्थ निकालता है आई शुड डू। और दूसरा है पास्ट में अगर कहें तो आई शुड हैव डन दैट, मैं एक काम, इसका क्या मतलब होता है आई शुड हैव डन, पास्ट में इसका आई, प्रेजेंट में आई शुड डू, प्रेजेंट में आई शुड डू, और पास्ट में आई शुड हैव डन, आई शुड हैव डन। मुझे यह काम करना चाहिए था, मुझे यह काम करना चाहिए था, ब्रैकेट में, बट आई हैव नॉट डन, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया, तब जो है इसका प्रयोग होता है आई शुड हैव डन। प्रेजेंट में होगा आई शुड डू, और पास्ट में होगा आई शुड हैव डन, दैट मीन्स इट वाज माय ड्यूटी टू डू दैट बट आई हैव नॉट डन। इसका मतलब हुआ मेरा काम, मेरा ड्यूटी था कि ये काम करूं, लेकिन मैंने काम नहीं किया, तो ये पास्ट में हो गया। तो आई फेल टू डू इट, मैं नहीं कर सका, ऐसा। तो ये जो है शैल को रिप्लेस, ड्यूटी, जहाँ ड्यूटी का बोझ होता है वहाँ शैल को रिप्लेस करके शुड लिखा जाता है, और ये शुड जो है प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी
हो सकता है। आई शैल नॉट हैव डन दैट के बदले आई शुड हैव नॉट डन इज बेटर। आई शैल डू इट के जगह आई शैल डू इट की जगह आई शुड डू इट इज बेटर। अच्छा, और इससे अनुमान का बोध होता है। पास्ट में जो है इससे अनुमान का बोध होता है। जैसे आई शुड हैव अराइव्ड बाय दिस टाइम, मैं इस समय तक पहुंच चुका हूँगा। रेफरेंस अनुमान का भी प्रयोग होता है। हमने बताया कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग, इसको मॉडल ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं, इनमें सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं, अपना एक टेंस बताने के लिए नहीं, बल्कि कई अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो वही हम देख रहे हैं। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे, शुड के साथ हैव डन का प्रयोग करेंगे, परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो उससे अनुमान का भी बोध होता है। अनुमान का, जैसे आई शुड हैव डन दैट वर्क, हम उसको किए होते लेकिन नहीं किए। मैं जैसे आई शुड हैव अराइव्ड बाय दिस टाइम, इस समय तक मुझे पहुंच जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं पहुंचा, आई डिडंट अराइव। तो इससे अनुमान का भी बोध होता है। और यही अनुमान का ही बोध नहीं होता, बल्कि इससे जैसे मैं आपके घर में आपको कहा गया कि आप जो है इतने बजे पहुंच जाइएगा और आप उस समय तक नहीं पहुंच पाए, तो जो फीलिंग्स होती है, जो अर्थ निकलता है, वो कई ढंग का निकलता है। अधैर्य होना, इम्पेशेंस आदमी हो सकता है, और क्या हो सकता है, तकलीफ़ हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये सारे फीलिंग्स आते हैं जब हम कहते हैं कि ही शुड हैव अराइव्ड बाय दिस टाइम, उसको इस समय तक पहुंच जाना चाहिए था। तो इस समय तक पहुंच जाना चाहिए था तो वो पहुंच नहीं पाया। तो इससे जो रिलेटेड फीलिंग है वो अधैर्य है, और जो क्या नाम, रेस्टलेसनेस है, दुख है। तो ये इस चीज़ को भी बताता है। और ये जो है पर्पस के उस उद्देश्य से भी कहा जाता है। उद्देश्य, जैसे जब लेस्ट का प्रयोग करते हैं तब भी शुड का प्रयोग होता है। जैसे उसने कठिन काम किया ताकि वो फेल ना हो सके, तो ही वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। तो लेस्ट जो है निगेटिव शब्द है, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग भी होता है, इसको भी आप जानिए। लेस्ट का मतलब निगेटिव होता है। लेस्ट ही शुड नॉट, जब लेस्ट लग गया तो शुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ये कॉमन एरर की बात है। ही वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। तो ऐसे देखते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये मॉडल वर्ब भी होते हैं। और मॉडल वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग, इसमें कई अर्थ निकलते हैं। जैसे हम शैल को गागी के नाम से जानते हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि इसका दूसरा भी प्रयोग होता है, तो इसको हम मॉडल ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में हम सभी को देखेंगे तो उसका एक मीनिंग जो वर्ब का मीनिंग है, उसके बाद और कौन से मीनिंग निकलते हैं, इसी को हम देखेंगे। आजकल ये ऑब्जेक्टिव वर्ब्स पर, मॉडल ऑब्जेक्टिव्स पर बहुत रिसर्च भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयोग भी हो रहे हैं, और ये सिलेबस में भी रखा जा चुका हर जगह कि मॉडल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और किस तरह की मीनिंग आ रही है। अब देखते हैं विल का प्रयोग। तो विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन में होता है, और इसके साथ वो फ्यूचर के घटना को बताता है। जैसे ही विल रिटर्न टुमारो, वह कल
लौटेगा, ही विल रिटर्न टुमारो, वह कल लौटेगा, तो इसका प्रयोग यहाँ पर होता है सेकंड थर्ड के साथ फ्यूचर टेंस में। और कंडीशनल सेंटेंस पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस में होता है अगर जैसे ही वुड नो मी इफ़ ही सा मी, वह मुझे जानता तो मुझे देखा होता तो मुझे जानता, इसका अर्थ है वह मुझे देखा होता तो जानता। हाँ, दोनों में भी टू का प्रयोग हुआ है। जैसे हाँ, ही वुड नो मी इफ़ ही सा मी, तो और जैसे टू इन्फिनिटिव छिपा रहता है एज ए प्रिंसिपल वर्ब जो ट्रांजिटिव में होता है, तो आई विल नॉट स्टील, आई डू नॉट इंटेंड टू स्टील, आई विल नॉट स्टील का मतलब हो गया, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर जो ये बदल जाता है आई के साथ जो है विल का प्रयोग होगा तो वहाँ इंटेंशन शो करता है। आई विल नॉट स्टील का मतलब होता है आई एम नॉट इंटेंडेड टू स्टील। आई विल स्टील का मतलब होता है आई इंटेंड मतलब इरादा करना, मेरी इच्छा है कि मैं चोरी करूं, ऐसे। और हैबिट भी बताता है, हैबिट जैसे जब डरवाया जाता है तो हॉर्स विल जंप, घोड़ा जो है कूदता है, तो व्हेन फ्राइटेंड हॉर्स, तो ये हैबिट बताता है। व्हेन फ्राइटेंड हॉर्स विल जंप। और विल जो है, एक तो विल को हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देखें, और विल जो है इसका प्रयोग जो है और जगह पर हुआ। और एक जो विल का लिटरल मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है इच्छा, इसका पास्ट टेंस ऐसे ही बना सकता है, विल्ड, इच्छा किया, विल्ड। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही विल्ड दैट ऑल हिज प्रॉपर्टी शुड गो टू हिज डॉटर, ही विल्ड दैट ऑल हिज प्रॉपर्टी शुड गो टू हिज डॉटर, ही विल्ड दैट ऑल हिज प्रॉपर्टी शुड गो टू हिज डॉटर। उसने उसकी इच्छा की कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बेटी के नाम हो जाए, तो ऐसा है। अब इसके बाद हम आपको एक और चीज़ बता रहे हैं, वुड विल, शैल विल का हो गया, तो शैल का पास्ट शुड होता है, और विल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा। और लेकिन वुड को भी देखते हैं ये कैसा होता है, तो इसमें इच्छा शक्ति, वॉल्यूशन होने का बहुत होता, जैसे वुड यू पास द साल्ट, वुड यू पास द साल्ट प्लीज, तो ये वॉल्यूशन है। ही वुड टेल अस वेयर द मनी वॉज हिडन, वो हमको ये बताएगा कि वो मनी कहाँ छिपाया गया है। और वुड का एक प्रयोग ये होता है कि आदत हैबिट, जैसे पास्ट में वुड का प्रयोग जो है आदत बताने के लिए होता है। जैसे ये बताएं कि उन दिनों जब मैं 20 साल का था तो वहाँ आया करता था, चाय पिया करता था और स्मोक करता था, तो सब में वुड का प्रयोग लगेगा। इन दोज डेज व्हेन आई वुड कम, आई वुड स्मोक, आई वुड इंजॉय द सीनरी ऑफ नेचर। तो पास्ट में जो हैबिट है बताने के लिए, उसको बताने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है, तो वुड का प्रयोग होता है। और
तो अब अभी और हम आगे देखेंगे, बिकॉज आई हैव टू कंटिन्यू विद दिस auxiliary verbs. So that's all for today. Tomorrow I shall be coming again. So please subscribe this channel and wait. You are coming to a very good lessons onward. आपको रोज़ एक नया वीडियो मिलेगा और फ्रेश मिलेगा, और you try to enjoy this fundamentals of English grammar lecture by Dr. R.S. Maurya. Thank you. We see you again.